सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का भूगोल विषय का पाठ 2 हमारी पृथ्वी के अंदर का पहला प्रकरण पृथ्वी का आंतरिक भाग और शैल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी किन चीज़ों से मिलकर बनी है, पृथ्वी के अंदर का भाग किस प्रकार से बना हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। पाठ 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी है? तो ये देखिए, इधर एक पृथ्वी का चित्र दिखा रखा है आपको। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग। शुरू करते हैं हम कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी हुई है। ये चित्र देखिए। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम परपटी कहते हैं। तो ये देखो, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग का एक चित्र है और इसकी ये ऊपरी परत जो लाल रंग की ऐसे आपको गोल देखोगे आप, ये वाली, इस परत को क्या कहते हैं? परपटी। इस परत को परपटी कहा जाता है। इसके बाद देखो कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम परपटी कहते हैं और यह सबसे पतली परत होती है और यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है। ये देखो कि यह महाद्वीपीय परपटी में ये 35 किलोमीटर तक है नीचे जाकर, और महासागरीय परपटी में ये 5 किलोमीटर तक होती है। तो ये द्वीपीय परपटी और महासागरीय परपटी, ये आपको याद रखना है कि ये 35 किलोमीटर पर जाकर मिलेगी और ये आपको 5 किलोमीटर पर ये परपटी मिलेगी। तो इसके बाद देखो कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। किससे? सिलिका और एल्यूमिना, और इसीलिए इसे CCl कहा जाता है। तो C से ये ले लिया इन्होंने सिलिका और L से ले लिया एल्यूमिना, तो Cl से ही शैल बन गया। तो इसीलिए इन्हें हम इस ऊपरी परत में जो भी चट्टानें वगैरह पाई जाती हैं उसे हम शैल कहते हैं। इसके बाद ये देखो कि ये इसकी ऊपरी परत है और ये बिल्कुल पतली सी परत है इसकी, सिर्फ इतनी सी दिख रहा है आपको। तो ये इसे हम स्थल मंडल भी कहते हैं। जहाँ हम रहते हैं उसे हम परपटी या स्थल मंडल भी कहा जाता है। इसके बाद देखो आप कि ये है महाद्वीपीय परपटी और महासागरीय परपटी। तो ये हमने पढ़ा कि महाद्वीपीय परपटी 35 किलोमीटर और महासागरीय परपटी 5 किलोमीटर पर, और ये जो महाद्वीपीय परपटी है ये Cl से बनी होती है जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम होता है, और महासागरीय जो परपटी है वो जिसे हम सीमे कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमे। तो C से सिलिका और मैं से मैग्नीशियम। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। अब हम दूसरी परत की बात कर रहे हैं। पहली परत हमने पढ़ी थी ये परपटी और दूसरी है मेंटल, ये पीले रंग की। ये इतनी मोटी परत है, यहाँ से यहाँ तक ये इतनी मोटी परत है, गोल गोल, है ना। तो इसे हम कहते हैं मेंटल। तो ये जो दिख रहा है आपको पीले रंग का, तो ये परपटी के और नीचे आएंगे तब हमें यहाँ तक ये मेंटल मिलेगा। और ये कितनी होती है? ये लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक फैली होती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की तरफ आएंगे तो ये 29 किलोमीटर तक फैली होती है। और सबसे लास्ट में कौन सी परत होगी? सबसे लास्ट में होती है ये कोड। इसे क्या बोलते हैं? कोड। तो पृथ्वी की 3 परत हमने पढ़ी। पहली परपटी, दूसरी पीले रंग वाली ये मेंटल, और तीसरी कोड जो ये केंद्र में होती है। और ये बिल्कुल जो अंदर है इसे हम आंतरिक कोड कह देते हैं, और ये जो बाहर दिख रहा है आपको लाल रंग का, इसे हमने बाहरी कोड कहा है। तो इस तरह से ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो आंतरिक कोड है
इसकी त्रिज्या है 3500 किलोमीटर। कितनी? 3500 किलोमीटर। और यह मुख्यतः निकल और लोहे से बनी होती है, इसीलिए इसे निफ़े भी कहता है। नी से निकल और फे से फेरस, या आप इसे नीला भी याद कर सकते हैं, नी और ला। तो नी से तो बन जाएगा आपका निकल और ला से लोहा। तो चाहे आप इसे निकल या निफ़े के नाम से याद कर सकते हैं। और इसका जो केंद्रीय कोड का तापमान और दाब है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद है शैल और खनिज कि पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी होती है। जिस स्थल पर हम रहते हैं वो कई प्रकार की शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहती हैं। शैल विभिन्न रंगों, आकार और विभिन्न गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। पहली है आग्नेय, दूसरी है अवसादी और तीसरी है कायांतरित। आग्नेय का इग्नीशियस, अवसादी को सेंडिमेंट्री और कायांतरित को मेटामॉर्फिक। ये देखो कि ये शब्द किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। कि इग्नियस ये लैटिन भाषा का शब्द है, इग्निस से बना है और इसका अर्थ होता है अग्नि। सेंडिमेंट्री ये भी लैटिन भाषा का है और सेंडिमेंटम इस शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है स्थिर, एक जगह ही रहना। और मेटामॉर्फिक होता है, ये ग्रीक भाषा का है। ये दोनों शब्द तो थे लैटिन भाषा के और ये है ग्रीक भाषा का, और इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, यानी कि जिसमें परिवर्तन होता रहता है। तो ये 3 प्रकार के शब्द हैं, इग्नियस, सेंडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस हो गया आग्नेय, सेंडिमेंट्री अवसादी और ये हो गया कायांतरित। इसके बाद देखो कि हमने ये देखा था कि शैल 3 प्रकार की होती हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं और इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल फिर 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अब ये मैग्मा क्या होता है? आपने लावा का नाम सुना होगा, ज्वालामुखी में से जो निकलता है। ये देखो ये ज्वालामुखी फटा हुआ है और इसमें से ये जो बाहर बह रहा है, बहकर लाल रंग का बहुत गर्म होता है, ये एक आग से बना हुआ पदार्थ होता है, इसे हम लावा कहते हैं। और जब ये ज़मीन के अंदर होता है तो इसे हम कहते हैं मैग्मा। जब ये अंदर है तब मैग्मा, और जब ये पिघल कर बाहर आ जाता है तो ये लावा बनता है। तो जब ये मैग्मा है ये ठंडा होकर बाहर आता है तो ठोस हो जाता है। ठोस मतलब हार्ड, यानी सख्त हो जाता है, और इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं और इन्हें हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय यानी अग्नि से ही बना है, क्योंकि जो लावा बाहर आता है वो क्या होता है, एक प्रकार से गर्म आग ही होती है, तो इसीलिए आग्नेय शैल ये 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अब अंतर्वेदी और बहिर्वेदी में भी हम देख लेते हैं कि अंतर्वेदी क्या होता है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। तो देखो इसमें लिखा भी है कि मैग्मा ही लावा है। जब वो अंदर है ज्वालामुखी के तो मैग्मा, और जब वो पिघल कर बाहर आ जाता है तो वो लावा, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेज़ी से ठंडा होता है और ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार तेज़ी से ठंडा होकर जो शैल बनते हैं उन्हें हम बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं, और इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है, यानी ये बिल्कुल बारीक बारीक दानों से बनती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, जैसे दक्कन पठार है वो बेसाल्ट शैलों से ही बना होता है। तो ये देखो आपको ये है हमारे भारत के अंदर जो दक्कन का पठार है, ये बेसाल्ट साल से बना है। यानी दक्कन का पठार है वो कौन सी शैल का उदाहरण है? वो आग्नेय शैल, और आग्नेय में भी बहिर्वेदी। बहिर्वेदी इसलिए कि वो लावा जब बाहर आकर निकलता है तो वो जल्दी से ठंडा होकर जम जाता है, और इसी का ये उदाहरण है, और ये बेसाल्ट पत्थरों से बना है। इसके बाद देखिए कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है
और इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल भी कहते हैं। जब वो अगर बाहर आकर ठंडा होता है तो उसे बहिर्वेदी, और अगर वो अंदर ही ठंडा हो जाए तो उसे अंतर्वेदी आग्नेय शैल। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेते हैं, और ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। जैसे मसाले या दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से ही बने होते हैं। तो इसमें भी देखो आप कि ये ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, ये ग्रेनाइट पत्थर का एक टुकड़ा है। आपने देखा होगा जैसे अपने घरों में सिलबट्टा होता है, चक्की होती है, ये सब इन्हीं पत्थरों से बनी होती है। ग्रेनाइट से ही इनको बनाया जाता है। इसके बाद देखो आप कि आपने पढ़ लिया कि आग्नेय शैल के दो भेद होते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। जब ये लावा बाहर आकर ठंडा होता है तो उसे बहिर्वेदी शैल, और अगर वो बाहर ना आकर अंदर ही धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो ये अंतर्वेदी होते हैं। इसके कण बारीक होते हैं और इसके कण मोटे होते हैं। इसके बाद देखो कि जब ये शैल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो इन छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? अवसाद। और ये अवसाद हवा से, जल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, और ये अदृढ़ अवसाद दबकर और भी कठोर हो जाते हैं और एक शैल की परत बनाते हैं, और इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बलुआ पत्थर, ये रेत के दानों से बनता है, और इन रेत के दानों के साथ साथ जब जैसे ये परत दर परत जमते जाते हैं तब इन शैलों में पौधे, जानवरें, अन्य सूक्ष्म जीवाणु और जो कभी इन शैलों पर रह रहे होते हैं उनके जीवाश्म भी इनमें एकत्रित होते रहते हैं। तो ये जीवाश्म होता है कि जैसे मृत पौधे या जंतुओं के जो बचे हुए अवशेष होते हैं उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। तो ये देखो कि ये है अपना अवसादी चट्टान। ये देखो इसमें दिख भी रहा है आपको, ये एक परत, ये एक दूसरी परत, ये तीसरी, ये चौथी। तो इस तरह से ये धीरे धीरे जमा होते रहते हैं और इसमें जो रेत के दाने हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, और इनसे बलुआ पत्थर भी कहा जाता है। तो बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है। जब आग्नेय और अवसादी शैल ये दोनों उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित होते हैं, तो उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में और चूना पत्थर है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। यानी आग्नेय और अवसादी शैल ये उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कायांतरित में परिवर्तित हो जाती है, तब हम उसे क्या कह देते हैं? कायांतरित शैल। तो ये देखो ये कायांतरित शैल है, जो ये संगमरमर, चूना पत्थर जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसके लिए ये काम आती है, फर्श वगैरह जो हम घर में लगाते हैं उनके लिए। तो इसके बाद देखो शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं, जैसे 7 पत्थर, जैसे हम सितोलिया, स्टापू, 5 पत्थर, गीटे, इस तरह से हम कई खेल खेलते हैं, उनमें भी हम पत्थरों का उपयोग करते हैं। अभी नीचे देखो 2 चित्र हैं। ये दिल्ली का लाल किला है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। अब बलुआ पत्थर कौन सी शैल का उदाहरण था? ये अवसादी का। और ये ताजमहल, ये सफ़ेद संगमरमर से बना है, ये किसका था? कायांतरित शैल का। इसके बाद देखिए आप कि ये देखो एक इधर ये शैल चक्र दिया हुआ है। आपने जल चक्र, खाद्य श्रृंखला, खाद्य चक्र, इस तरह से ये नाम पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो इसी तरह से एक ये शैल चक्र भी है। इसमें देखो कि ये ज्वालामुखी है और इसके अंदर ये मैग्मा जमा हुआ है और ये पिघल कर बाहर आ रहा है, तो ये बन गया लावा। और जब ये लावा इधर आया तो ये आग्नेय शैल बना। आग्नेय शैल धीरे धीरे ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदला, ये हो गया अवसादी तलछटी। और जब ये तलछटी हवा और जल के साथ इधर आए और परत दर परत ऐसे जमते गए परत दर परत, इसमें पौधे और जीव जंतुओं के जीवाश्म भी इसमें इकट्ठे हुए, तो ये बन गए अवसादी शैल। और जब ये अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित में परिवर्तित हो गए और फिर कायांतरित शैल दोबारा से उच्च ताप और दाब के कारण
ज़मीन में मैग्मा के रूप में वापस से परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से ये चेंज होते रहते हैं और ये शैल चक्र बनाते हैं। तो ये जो शैल है विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण भी होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है। कुछ खनिजों का उपयोग हम उद्योग, औषधि और खाद के रूप में भी करते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो खनिज हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो इस तरह से हमारी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है वो हमने देखा कि वो 3 परतों से बने होते हैं। पहली परत है परपटी, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं और जहाँ हम रहते हैं, और इसके अंदर और नीचे जाएंगे हम और अंदर की तरफ तो दूसरी परत होगी मेंटल, और इसकी गहराई होती है 2900 किलोमीटर। और तीसरी परत हमने पढ़ी थी कोड, जिसकी त्रिज्या थी 3500 किलोमीटर। और पूरा पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो लगभग है 6000 किलोमीटर। लगभग जो पूरा पृथ्वी का व्यास होगा वो 1250 किलोमीटर के लगभग होता है। तो ये देखो, जैसे ये चित्र में हम देख रहे हैं कि ये जैसे कोई भी हमारा वृत्त है, तो ये वृत्त होता है और इसकी केंद्र से यहाँ तक परिधि तक की जो आधी लाइन है इसे हम कहते हैं त्रिज्या। और पृथ्वी की त्रिज्या है लगभग 6371 किलोमीटर। और ये यहाँ इस परिधि से इस परिधि तक ये पूरा होता है व्यास। तो लगभग 12670 किलोमीटर लगभग इसकी ये व्यास होता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।